हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जांगेड़ एक बार आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानम में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देते हो उसके अंदर ज्योग्राफी आती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी होती क्या है। तो अगर मैं इस वर्ड को ही तोड़ूं, जियो प्लस ग्राफी, ठीक है, हम इंग्लिश के अंदर एक रूट वर्ड पढ़ते हैं ग्राफी। ग्राफी का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि किसी का अध्ययन करना। और जियो का अर्थ होता है भू, यानी कि भूमि, यानी कि अर्थ। ठीक है, यानी कि इस अर्थ यानी कि इस पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में दो तरह की हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम, ठीक है, कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स की ज्योग्राफी, और सेकंड पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन उठते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में तो वो इंडियन ज्योग्राफी में से उठते हैं। यूनिवर्स की यानी कि यूनिवर्स की स्टडी में से हमें थोड़े बहुत टॉपिक होते हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो वो इंडियन ज्योग्राफी के होते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आज सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा, जिसमें अब आज हम सिर्फ इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया का जो ये नाम है, ठीक है, वो इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है, और हम आज इंडिया के बारे में थोड़ी और बहुत सी चीजों की जानकारी लेंगे, नॉर्मल सामान्य, ठीक है, सामान्य जानकारी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी। ठीक है, सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज आज हमारा सिर्फ। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत के नामकरण की, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भारत का नाम। ठीक है, भारत कैसे पड़ा, भारत का नामकरण। ठीक है दोस्तों, भारत के नामकरण की जब हम बात करते हैं तो भारत को कई नामों से पुकारा गया है, लाइक एज आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, उसके बाद में हिंदुस्तान। ठीक है, और भी जैसे कि हमारा इंडिया। ठीक है, तो भारत के ये अनेक नाम हैं, ठीक है, जिनको हम देखेंगे कि ये कैसे आए। ठीक है, कौन कौन इनको लेके आया था। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों, क्या आर्यवर्त भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत को क्यों आर्यवर्त कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं, हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले आर्य लोग आए थे। ठीक है, उन्हीं आर्यों की वजह से भारत को क्या कह दिया गया था, आर्यव्रत। ठीक है, आर्यवर्त सबसे पहले आए थे, हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हमें क्या कह दिया गया था, आर्यवर्त। ठीक है, अब देखो दोस्तों, उसके बाद आता है, ठीक है, हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे यहां पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक नदी बहती थी, सिंधु नदी। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी प्रवाहित हो रही है, लेकिन
ठीक है, सिंधु नदी बहती थी तो हमारे यहाँ पर आए थे पर्शिया, पर्शिया से लोग आए थे। ठीक है दोस्तों, अब पर्शिया लोग क्या करते थे कि वो स को स नहीं बोलकर वो क्या बोलते थे, स का उच्चारण करते थे ह से। ठीक है, स का उच्चारण किससे करते थे, ह से। तो वहीं से इन्होंने, ठीक है, सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को क्या कहा, हिंदू। ठीक है, और हिंदू से ही क्या बना है, हमारा हिंदुस्तान बना है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदुस्तान किसकी देन हो गई, हमारी पर्शिया की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जम्बू द्वीप। क्या जम्बू द्वीप कैसे हुआ हमारा। ठीक है दोस्तों, जम्बू द्वीप के पीछे एक, ठीक है, हम पढ़ते हैं कि हमारे पौराणिक ग्रंथों वगैरह में हम पढ़ते हैं कि भारत जो था, ठीक है, भारत में हम जब पुरानी वाली रामायण देखते हैं तो उसके अंदर एक गीत आता है, जम्बू द्वीपे भरत वंश आर्याव्रत वाला। ठीक है, हम कथा सुनाते राम सकल गुणगान की। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं जम्बू द्वीपे भरत वंश। भरत वंश इसलिए कहा जाता है, भरत राजा था, भरत। ठीक है, एक भरत नाम का एक राजा था, उसी के पीछे भारत को क्या कहा गया, भरत वंश। ठीक है, और जम्बू द्वीपे बौद्ध और पौराणिक कथाओं के अनुसार, ठीक है, बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत को, ठीक है, जम्बू द्वीप भी कहा गया था। लेकिन ये भारत का जब ऑफिशियल नामकरण हुआ था, जब हमारे, ठीक है, देश के अनुच्छेद वगैरह लिखे जा रहे थे तो हम उस टाइम पढ़ते हैं कि, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 के अंदर लिखा गया है, भारत को ऑफिशियल नाम आर्टिकल नंबर 1 प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर कहा गया है भारत यानी राज्यों का संघ। ठीक है, यहां से ये ऑफिशियल नाम शुरू हुआ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 भी हमें पता हो गया कि भारत का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहलाता है, आर्टिकल नंबर भारत क्या, भारत यानी राज्यों का संघ। भारत क्या होगा, एक राज्यों का संघ। तो यहां से हमें भारत का एक ऑफिशियल नाम पता चलता है कि भारत को ऑफिशियली क्या कहा गया, भारत। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम भारत का भौगोलिक विस्तार देखते हैं कि भारत कहां कहां तक फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, कहां पर इसकी उसने, ठीक है, ये कहां पर स्थित है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है दोस्तों, भारत का जब हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक विश्व का भूगोल, विश्व का एक मानचित्र देखते हैं। ये कुछ ऐसा विश्व का एक मानचित्र है जिसके अंदर हमारे पास में, ठीक है, 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक बीचों बीच से एक, ठीक है, इक्वेटर लाइन जाती है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश यानी कि अब ये, ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा देखें अक्षांश और देशांतर के बारे में, हम एक पूरा टॉपिक लेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर आपको बताना चाहूं कि अगर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में अगर हमें देखना हो कि फटाफट देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है, तो अ मतलब अक्षांश और अ मतलब आडी रेखा। ठीक है,
आडी रेखा जो भी होगी ना, वो कौन सी रेखाएं कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और खड़ी वाली जो होती है वो कहलाती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखो भारत जो है ना, ठीक है, ये अक्षांश रेखा जो है ना, वो इस भूगोल भारत के सॉरी इस विश्व के मानचित्र को दो भागों में बांटती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध के रूप में और एक बांटती है दक्षिणी गोलार्ध के रूप में। ठीक है दोस्तों, एक तो बांटती है उत्तरी गोलार्ध के रूप में और एक दक्षिणी गोलार्ध के रूप में बांटती है। तो भारत की जो स्थिति है वो भारत कहीं यहां पर स्थित है। ठीक है, भारत कहीं पे यहां पर स्थित है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा सही बनाते हैं। भारत कहीं यहां पर स्थित है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया भारत को, ये इक्वेटर लाइन तो दो भागों में बांटती है और जो देशांतर है वो पूर्वी पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर दो भागों में बांटता है। देशांतर वाली रेखा इनको दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी में, और 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। अगर हम भारत की स्थिति देखना चाहें कि भारत की भूगोल, ठीक है, विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति कहां पर है, तो भारत की स्थिति यहां पर है। कहां पर? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। कई बार सवाल पूछ भी लिया जाता है कि विश्व, ठीक है, विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति कहां पर है बताओ। ठीक है, तो भारत कहां पर स्थित हो गया? भारत स्थित हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको नोट कर लेना। तो अब हमें एक चीज पता चल गई कि भारत की स्थिति कहां पर है। भारत की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो भारत आता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, अब देखो, ठीक है, अब हम भारत की मैप की सहायता से समझते हैं कि भारत को अलग अलग जगहों पर, ठीक है, भारत कितने अक्षांशों के बीच में गिरा हुआ है, कितने देशांतरों के बीच में गिरा हुआ है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, वो सारी चीजें जानने का, भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से है, वो सारी चीजें जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए भारत का फटाफट मानचित्र बनाते हैं। ये लीजिए, भारत का आपके सामने मानचित्र उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखो भारत का मानचित्र है। आपके सामने भारत का मानचित्र है। अब देखो दोस्तों, इस मानचित्र के अंदर हम देखेंगे कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, भारत का पूरा एरिया कितना है। ठीक है, वो सारी चीजें हम, ठीक है, जिनको हम फैक्ट कहते हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सीधे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ, भारत का देशांतरीय विस्तार बताओ, तो वो सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि भारत, ठीक है, भारत का सबसे, देखो ये उत्तर वाली, ठीक है, ये दक्षिण, ये पूरब, पश्चिम। ठीक है, कभी कभार एक नंबर में सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उत्तर वाला बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो भारत के सबसे उत्तर वाला जो बिंदु है ना, इसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं दोस्तों? इंदिरा कॉल, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है,
भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर के अंदर इंदिरा कॉल जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, भारत के दक्षिणतम बिंदु की जब हम बात करते हैं, भारत के जब हम दक्षिणतम बिंदु की जब हम बात करते हैं तो भारत के दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत की मुख्य भूमि का अगर पूछ ले के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, तो उसका आंसर अलग होगा। और भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अलग है और ठीक है भारत का मुख्य बिंदु अलग है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। ठीक है, ठीक है, अब वो क्या चीज है कि मतलब, ठीक है, मैंने अभी कहा था कि ये तो जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, और अगर ऐसे पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के अंदर आता है। ठीक है, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर होता है ये, यहाँ पर, ठीक है, अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह होते हैं, यहाँ पर कहीं पे होता है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पर होता है जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर है? आपके अंडमान निकोबार में। एक बार दृष्टि आईएएस के इंटरव्यू में, दृष्टि आईएएस के जो इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू चलते हैं, उनके अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो कभी कभार एक नंबर के अंदर ये सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, उत्तर बिंदु पता चल गया, दक्षिणतम बिंदु पता चल गया। अब हमारे ये पता चलना है कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है और पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो पूर्वोत्तर बिंदु जो है हमारा, ठीक है, यहां पर होता है किबिथु। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सॉरी, पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? किबिथु है हमारा। ठीक है, और जो कि कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर बिंदु हो गया किबिथु, जो कि कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और पश्चिमी बिंदु की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी बिंदु हमारा आता है गोरमुत्ता। ठीक है, जो कि कहां पर स्थित है? ग से ग, गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो वो 4 सवाल है जो कि कभी कभार, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछ लिए जाते हैं कि मतलब, ठीक है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अगर क्वेश्चन ये ध्यान रखना, ठीक है, भारत की अगर पूछ ले कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? कन्याकुमारी। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, तो क्या कहोगे? इंदिरा पॉइंट। अब ये कहानी क्या है? ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि, ठीक है, अब भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार देख लें एक बार। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब देखो, ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के बारे में। ठीक है,
अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं की जब हम बात करते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश क्या क्या होती है, हमने अभी बात की थी कि जो भारत की स्थिति कहां पर है, ठीक है, हमने ऊपर की ओर देखी, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखा चलेगी ना, ठीक है, तो वो सारी कौन सी कहलाएगी, उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो भी रेखाएं चलेगी वो क्या कहलाएगी, सारी दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो भारत कहां पर आता है, भारत आता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो भारत की उत्तरी अक्षांश, ठीक है, अक्षांश स्थिति में लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी कि ये दक्षिणतम बिंदु कौन सा अक्षांश है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु वाला अक्षांश हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट वाला, ठीक है, क्योंकि यहां से नीचे से ही होती होती आएगी, ठीक है, इक्वेटर लाइन जस्ट इसके नीचे होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे होती 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 यहां तक आएगी, तो कितना हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। यानी कि भारत का देशांतरीय विस्तार, यानी कि इस हिसाब से भारत का विस्तार कितना है, ठीक है। तो भारत देखो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कोई काम आ गया था। हाँ, तो बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार के अंदर हम देखते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक के, ठीक है, कितनी देशांतरीय रेखाएं चलती है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो है आपके पास में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये पूर्वी देशांतर कैसे भाई, पश्चिमी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने बात की थी कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, यहां पर है, भारत कहीं यहीं पर स्थित है। तो ये तो हो गई उत्तरी अक्षांश, और ऐसे ऐसे आती है तो ये क्या हो जाती है हमारी, ठीक है, पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये वाला भाग कौन सा होता है, पूर्व वाला ही होता है, ठीक है। अब देखो कहां से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं एक बार फटाफट क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, क्योंकि हम देखते हैं कि विश्व के भूगोल के अंदर भारत का नक्शा यहाँ पर कहीं आता है, ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर थोड़ा सा और इस तरफ आता है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर हो गया। अक्षांश विस्तार की जब हम बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की जब हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। अब छोटे छोटे से कुछ फैक्ट हैं जो हम, ठीक है, फटाफट लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास में पूछ लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर,
ठीक है, ठीक है, 32, 87, 263। और जो राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान का भी थोड़ा सा पता लगता है। ठीक है, 34, 22, 39, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान का हो गया, जो कि ये पूरे विश्व का कितना है, 2% है, 2.63% है। ठीक है, भारत जो है वो क्षेत्रफल के अंदर 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, सबसे नंबर फर्स्ट पर आता है, फर्स्ट नंबर पर हमारे पास में आता है हमारा वो रशिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, रशिया आता है। ठीक है, थोड़ी देर 5 मिनट चुप रहिए या बाहर निकल जाओ। ठीक है, मैं वीडियो बना रही हूँ, बाहर आओ। ठीक है, ठीक है, हाँ। हाँ, तो भारत के अगर क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व में कितना है, 2.63। और भारत और फर्स्ट नंबर पर अगर देखा जाए तो कौन आता है, रशिया आता है। ठीक है, रशिया के, ठीक है, रशिया सबसे नंबर 1 पर आता है। अब बात करते हैं कि भारत की जो ये स्थलीय भूमि है, ठीक है, कभी कभार एक सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत की स्थलीय भूमि की स्थलीय सीमा कितनी है, सॉरी, स्थलीय सीमा का मतलब, ठीक है, ये जो स्थल वाला भाग है ना, ये कितना है। ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है भारत की। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की जो ये तटीय सीमा है ना, तटीय सीमा यानी कि यहां से लेकर, यहां से अरब सागर स्टार्ट होता है, अरब सागर। ठीक है, इधर आ जाती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और नीचे आ जाता है अपना हिंद महासागर। तो यानी कि यहाँ से जो ये तटीय भाग जो लग रहे हैं ना, ठीक है, ये कितने हैं, ठीक है, तो ये टोटल है 75,16 वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर क्या, किलोमीटर। ठीक है, हाँ, ठीक है दोस्तों, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200, और तटीय सीमा कितनी है, 7,516 किलोमीटर। और अगर पूछ ले कि भारत की कुल सीमा कितनी है, तो इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 6,1522, 22,516 किलोमीटर। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की कुल सीमा कितनी है, तो 22,516 किलोमीटर। जब हम बात करते हैं तटीय सीमा की, ठीक है, एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि तटीय सीमा के अंदर, ठीक है, कुल राज्य कितने आते हैं। ठीक है, कुल राज्य आते हैं हमारे पास में 9 राज्य आते हैं। ठीक है, तटीय सीमा में हमारे पास में कुल कितने राज्य आ जाते हैं, 9 राज्य आ जाते हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, 4 यूटी आते हैं। अब 4 यूटी, और ठीक है, 4 यूटी कौन कौन से आ जाते हैं, दमन और दीव आ जाता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं दमन दीव, ठीक है, प्लस दादर नागर हवेली, क्योंकि अब ये, ठीक है, 1 हो गए। टोटल हमारे पास में अभी यूटी कितने, 8 यूटी है। ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन दीव। सेकंड आता है हमारा पुडुचेरी। ठीक है, थर्ड कौन सा हो जाता है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो कुल 9 राज्य और 4 यूटी।
तो एक बार इसको रफ करते हैं। तो एक बार आप क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखी थी भारत की स्थिति, कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उसके बाद में देखी थी अक्षांशीय व देशांतरीय, 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देशांतरीय की जब हम बात करते हैं, देशांतरीय विस्तार कितना है? 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि कुल विश्व का कितना है? 2.63% है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट कौन आता है? रशिया, पुतिन साहब वाला। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर, 7516। और कुल सीमा की बात करेंगे तो 22,516 किलोमीटर। ठीक है, 22,516 किलोमीटर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने ये चीजें पढ़ी हैं, भारत के कुछ फैक्ट्स वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, ये होते हैं फैक्ट्स वगैरह। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि भारत में, ठीक है, कितने भौगोलिक प्रदेश है। ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।